हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम हमारी बुक इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का यूनिट 1 लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी इसकी थर्ड वीडियो होगी। हम इससे पहले 2 वीडियोस को देख चुके हैं। हम इस वीडियो से द नेचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमी से इसे शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। It will be wrong to see the 1930 substance of independence statement of Gandhi as either the whole or the core of Gandhi's economic idea। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि 1930s में जो हमने उनकी डिमांड्स देखी थी या जो उनके एक्शंस देखे थे, उसके बेसिस पर हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि गांधी का जो आइडिया है वो इंडिपेंडेंस के लिए या फिर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपने इंडिपेंडेंस के लिए, वो बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक आइडिया है उसको काफ़ी हद तक लोगों ने शेप करने की कोशिश की थी। जो भी वो स्टेटमेंट देते थे, चाहे वो स्वराज का हो, चाहे वो अपनी डिमांड्स रखते हैं उसमें किसी भी तरीके की, या अपने उनके जो मूवमेंट होते थे, हम उसे पूरा या फिर उसका एक थोड़ा पार्ट भी उनकी उनकी हम आइडियाज़ को इकोनॉमिक आइडियाज़ में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक आइडिया तो काफ़ी डिफरेंट है और वो उसमें बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड करते हैं। हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट उनका, गांधीज इकोनॉमिक आइडिया कैन नॉट बी फुली डिस्कस इन प्रेजेंट यूनिट। यहाँ पे बोला गया है कि अभी हम जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम गांधी का जो इकोनॉमिक आइडिया उसे पूरी डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसमें उनका बेसिक जान लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअली वो अपने आइडिया में क्या बताना चाहते हैं या उनका इकोनॉमिक आइडिया क्या है। फिर हम उसको अगले यूनिट्स में डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि गांधी जी अपने इकोनॉमिक आइडियाज़ में क्या बताना चाहते हैं और उनका क्या विचार है भारत के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इनिशियली ही प्रपोज मशीन्स एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्पीरियलिस्टिस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। शुरुआत में उन्होंने जो साम्राज्यवादी शोषण था उसका कारण उन्होंने मशीनों को माना। उनका मानना था कि जो भारत के लोगों का शोषण हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो साम्राज्यवादी लोग हैं वह मशीनों को अपना एक औजार, अपने टूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने के टूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और वो इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि मशीनों का प्रयोग लोगों को आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी समाज से अलग कर देता है और ये आपस में भी लोगों को अलग कर देता है। इसके कारण वे अपना विकास नहीं कर पाते, ऐसा उनका मानना था। इसलिए वे मशीनों के हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही इंसिस्टेड अपॉन द स्पिनिंग व्हील विच कुड गिव द पुअरेस्ट इंडियन विलेज particularly women a means of independence earning। उन्होंने स्पिनिंग व्हील यानी चरखा को बताया कि हमारे देश में चरखा की इंपॉर्टेंस क्या है और हमें इसे क्यों कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि चरखा के माध्यम से, आपको बताइए, हमने हमेशा ये स्टेटमेंट सुना है कि चरखे के माध्यम से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। तो वो कहते थे कि चरखा होने के कारण ये है कि जो वुमेंस हैं वो इंडिपेंडेंटली वो अपने आप के लिए कुछ अर्न कर सकती हैं, उन्हें किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कृषि में भी एक समय के बाद वुमेंस को थोड़े सा मेल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन चरखे में ऐसा नहीं है। वो खुद सूत काट सकती हैं, वो खुद कपड़े बना सकती हैं। तो ये चीज़ें, ये इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकती हैं। प्लस एक चरखे से कितने सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। उसमें रोज़गार मिलता है उस व्यक्ति को जो पेड़ों से, जो जंगलों से लकड़ियाँ काटता है, जो चरखा बनाता है, जो रुई या कपास उगाता है, जो उसको काटता है, फिर उसका सूत निकालता है, फिर कपड़े बनाने वाले के लिए फिर कपड़े सिलने वाला, मतलब पूरी एक साइकिल है ये। तो इस तरीके से कितने सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन जब मशीन आई और उन्होंने करीब 80% लोगों का काम ख़त्म कर दिया, इससे 80% लोग जो, मतलब अगर हम सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करें, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री की, तो 80% लोग थे जो बेघर या बेरोजगार हो गए। क्योंकि अब वो काम मशीन कर रही है जो काम पहले मैनुअली हुआ करता था। इसीलिए वो कहते थे जो स्पिनिंग व्हील है ना, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और इसे हमें हमेशा कंटिन्यू करना। वो हमेशा से मशीनों के लिए इसीलिए खिलाफ थे कि इससे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। Initially, he opposed class contradiction means of his theory of trusteeship and change of heart of the owner to solve the problem of exploitation। शुरू में उन्होंने लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था और उन्होंने उसके लिए बोला कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप को अपनाना होगा। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि हमें जो अमीर लोग हैं जिन्होंने लीगल तरीके से पैसा कमाया है, ज़मीन कमाई है, ठीक है, तो वो लोग अपनी सुविधा और सुख के हिस्से का रख कर उसके बाद जितना उनके पास एक्स्ट्रा होगा वो गरीबों को दान कर देंगे, उनमें बांट देंगे। ये उनकी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप थी और वो मानते थे कि इसके माध्यम से ही हम भारत में जो अभी दशा हो रखी है, आर्थिक दशा है लोगों की, उसे हम सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद उनका ये भी कहना था कि हमें ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो ऑनर कर रहा हो या कोई और भी व्यक्ति कर रहा हो, वो हम हृदय परिवर्तन के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। और हृदय परिवर्तन
ये एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ ये ज़रूर होगा। और वो मानते थे कि अगर हृदय परिवर्तन से हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं तो हमें समाज में ये जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि संघर्ष से ये डिफरेंसेस बढ़ेंगे लेकिन हृदय परिवर्तन से ये नहीं बढ़ेंगे, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉन्टेड सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। वो एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो या ग्रामीण समाज हो हमारा, वो अपने लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खुद चलाए, वो अपने लिए आय खुद अर्जन करे, अपनी आय का खुद वो इस्तेमाल भी करे, और उसे शहरों की तरफ मूव ना करना पड़े, ऐसा उनका मानना था। वो चाहते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने उनका स्वराज के समय और स्वराज में उनकी थ्योरी देखी थी, और हमने उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की थ्योरी भी देखी थी। तो हमें इस बात से क्लियरिटी थी कि वो ग्रामीण विकास पर ज़्यादा ध्यान देते थे। वो अर्बन डेवलपमेंट पर ध्यान तो देते थे, लेकिन उनका जो मेन फोकस एरिया होता था वो ग्रामीण विकास ही होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ही नेवर इग्नोर्ड द कॉमन मैन एंड नीड फॉर रिवाइवल ऑफ द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। उन्होंने भी कभी लघु और जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, उनको कभी इग्नोर नहीं किया, और उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि कॉमन मैन की जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूर पूरी होती रहे। इसी से हम अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द गांधीयन सोशल फिलॉसफी। गांधी जी की सोशल फिलॉसफी क्या थी, हम इसमें ये समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, it is necessary to remember that Gandhi's economic thinking was a part of his broader vision of Sarvodaya. It means upliftment of all, that was originally conceived as a Antodaya. It means up to the last. यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जो हमें अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, मतलब जो उनका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था वो ये था कि वो सर्वोदय और अंत्योदय जैसी धारणाओं को अपनाए। सर्वोदय का मतलब होता है कि हम सबका साथ एक साथ करें, सबका विकास एक साथ करें। यहाँ पे सर्व उदय यानी सबका विकास एक साथ की बात की गई है। और अंत्योदय मतलब कि जो आखिरी व्यक्ति भी बचेगा ना, हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना है ये सोचकर कि वो व्यक्ति आखिरी है या फिर हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ गए हैं। हमें उस चीज़ के लिए कोई बहाना नहीं बनाना है, हमें हमारे आखिरी इंसान या व्यक्ति तक उस विकास को पहुँचाना है, ये उनका मानना था, ये उनकी इकोनॉमिक थ्योरी थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एबॉलिशन of untouchability and upliftment of the people he called the Harijans. Now they are called Dalits. उन्होंने बोला कि हमें अनटचबिलिटी को ख़त्म करना पड़ेगा और हमें इन लोगों को ऊपर उठाना पड़ेगा, इन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने हरिजन शब्द का यूज़ किया, और वो कहते थे कि ये जो लोग हैं जो हमारी इतनी मदद करते हैं, ये लोग खुद ये भगवान के बच्चे हैं, और हम इन्हें कैसे अछूता उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, और या इन्हें कैसे हम अछूत बोल सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पे भी वो इस थ्योरी को देते हैं कि आपको इस चीज़ में बदलाव लाने के लिए, हमारी सोसाइटी में जो वर्ग संघर्ष है उसमें बदलाव लाने के लिए भी हमें हृदय परिवर्तन को ही अपनाना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के माध्यम से जो हमारे यहाँ वर्ग संघर्ष हो रहा है, जो हमारे यहाँ जाति या वर्ग व्यवस्था है, उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जो हरिजन हैं इन्हें दलित बोला जाता है स्वतंत्र भारत में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दो ही डिड नॉट प्रेजेंट अ सेपरेट इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर देम। लेकिन उन्होंने कभी भी इनके लिए कोई सेपरेट इकोनॉमिक प्रोग्राम प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि ये मानते थे कि ये हमें इन्हें एक सोसाइटी के रूप में आगे बढ़ाना है, ना कि इनको अलग से कुछ फैसिलिटी देकर इन्हें समाज से अलग करना है। क्योंकि अगर वो उनको फैसिलिटी दे देंगे और समाज से अलग कर देंगे तो फिर ये अपने आप को अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट करना भी चालू कर देंगे और अपना विकास भी अपने आप को अलग ही समझेंगे सोसाइटी को। लेकिन गांधी जी का जो आइडिया था वो ये था कि हमें सोसाइटी को यूनाइट करना है, वो हर तरीके से। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, Pune Pact 1932 with Dr. B.R. Ambedkar gave them a political status in British India's electoral system that was retained in independent India. 1932 में B.R. अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों को एक पॉलिटिकल स्टेटस दिलाया, जो कि बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कंटिन्यू रहा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पिनिंग व्हील गेव द वुमेन एन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू देयर ऑन लेबर। यहाँ पे कि अब वो किसी और के भरोसे नहीं रह सकती हैं, क्योंकि वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए आय कमा सकती हैं। और क्योंकि आपको पता है कि जब वुमेंस फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो अपना डेवलपमेंट, अपने परिवार का डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से कर पाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज गांधी सत्याग्रह दैट बॉट द वुमेन इनटू द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स एंड लिबरेटेड देम फ्रॉम देयर डोमेस्टिक बाउंडेजेस। यहाँ पे बोला गया कि गांधी जी के सत्याग्रह के माध्यम से ही जो वुमेन्स थी वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आई, और साथ में वह अपने घर के पाबंदियों से, बंधनों से मुक्त भी हुई। मतलब घर से, यहाँ पे घरेलू चीज़ों से, कि लोगों का ऐसा मानना था कि वुमेन्स पॉलिटिक्स में आके क्या करेंगी, वो लोग मतलब उनको
लोग या तो भीड़ के रूप में यूज़ करते थे, लेकिन ये चीज़ प्रूफ हुई सत्याग्रह से, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स थे, वुमेन पॉलिटिशियंस थी स्पेशली, जैसे सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी और कस्तूरबा गांधी और एक्सेट्रा। तो ये लोग सिर्फ आंदोलन का हिस्सा ही नहीं बने, बल्कि इन्होंने बहुत सारी जगह पे आंदोलन को लीड भी किया था। तो इससे पता लगा था कि वुमेन्स घर के साथ साथ राजनीति भी चला सकती है और वह राजनीति में भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, और इन्होंने ही वुमेन एम्पावरमेंट को, फिर इस चीज़ ने ही वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद भी की। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द कंसेंसस, सर्वसम्मति। द इंडियन नेशनल मूवमेंट was above anything else a movement for political independence। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एक वो हमारे लिए एक राजनीतिक स्वतंत्रता ज़्यादा था, ना कि आर्थिक। क्योंकि हमें और इंडिया के जो लीडर्स थे, चाहे वो गांधी जी हों या कोई और भी लीडर हो, उनका मानना था कि हमें आर्थिक रूप से आज़ादी से पहले हमें अपने आप को राजनीतिक रूप से आज़ाद होना पड़ेगा, तभी हम अपने सारे जो हमारे प्लान्स हैं, हमारी जो सारी नीतियाँ होंगी वो हम अपने तरीके से ही बना पाएंगे। अगर कोई और हमें लीड करेगा या गवर्न करेगा तो हम फिर अपने लोगों को वो चीज़ नहीं दिला पाएंगे आज़ादी के बाद भी, जिसका हमने उनसे वादा किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैड टू मोबिलाइज डिफरेंट ग्रुप एंड इंटरेस्ट। इसमें सबसे पहले जो काम था कि आपको डिफरेंट ग्रुप्स को और उनके इंटरेस्ट को यूनाइट करना था, उन्हें इकट्ठा करना था, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे धर्म, जाति और बहुत सारे मुद्दे, आइडियोलॉजी सब कुछ है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल काम था कि आपको जितने भी ग्रुप हैं उनको इकट्ठा करके उनको एक साथ लाना था, और उनके हितों में एक चीज़ कॉमन करनी थी, वो ये थी कि उन्हें भारत का हिस्सेदार बनाना है, यानी भारत की आज़ादी में उन्हें हिस्सा लेने के लिए मनाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इट वॉज नेसेसरी टू अवॉइड कन्फ्लिक्टेड इशू दैट माइट डिवाइड द पीपल। और लोगों के बीच में जो मुद्दे हैं जो उनको डिवाइड करते हैं एक दूसरे, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, विचारधारा हो, उन सबको या तो अवॉइड करना है या तो ख़त्म करना। बहुत से देखो धर्म और विचारधारा के जो मुद्दे हैं वो ख़त्म तो होंगे नहीं, तो उन्हें हम अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए, जब तक हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो लोग डिवाइड होने वाले होंगे तो हम उनको यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश चाहते ही हैं कि भारत हमेशा उनका गुलाम रहे और लोग इन चीज़ों पर हमेशा डिवाइड रहें और वो उससे पर रूल करते रहें इन्हीं का फ़ायदा उठाकर। नेक्स्ट पॉइंट लेट वी नो दैट नो पॉलिटिक्स इज विदाउट इकोनॉमिक एंड टू मोबिलाइज लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल इट वॉज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट ए सोशल इकोनॉमिक एस्पिरेशन। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पॉलिटिक्स इकोनॉमी के बगैर तो होती नहीं है, इसलिए हमें जो सोसाइटी का है, जो सोसाइटी का लार्ज सेक्शन है लोगों का, उसे यूनाइट करना है। साथ में उस चीज़ में वो ये दिखाना भी ज़रूरी है कि हम उनके सामाजिक आर्थिक मुद्दों को जो हमने लक्ष्य बनाया उन्हें हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा we can say that crystallize three broad aspiration about the economy of independent India। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मेन मुद्दों को उठाया गया है और जिस पर काफ़ी डिबेट भी हुई थी। फर्स्ट, द कैपिटलिस्ट ड्रीम ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया अंडर मिनिमल स्टेट कंट्रोल एंड स्टेट सपोर्ट। यहाँ पे बोला गया कि हमें एक ऐसे हमें जो है भारत को पूंजीवाद की तरफ बढ़ाना चाहिए जिसमें इंडस्ट्रीज़ होगी और सरकार का जो नियंत्रण है वो कम होगा, यानी स्टेट का जो नियंत्रण है वो कम होगा। अब नेक्स्ट हमारा है द गांधीयन व्यू ऑफ बेसिकली रूरल एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी विद मिनिमल स्टेट कंट्रोल एंड लार्ज इंडस्ट्री। यहाँ पे बोला गया है कि जो गांधी जी की जो आइडिया है इकोनॉमी का और राष्ट्र का, उसमें हमें रूरल इंडिया पर ध्यान देना होगा और उनको सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के लिए तैयार करना है। और साथ में उसमें जो स्टेट का रोल होगा वो मिनिमल होगा, मतलब इसमें लार्ज इंडस्ट्री वगैरह नहीं होंगी, और होंगी तो कम होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टील वगैरह है, ये सब चीज़ें तो हम लार्ज इंडस्ट्री से ही कर सकते हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग है वो उन्हें बढ़ाना चाहते थे, तो इसलिए चाहते थे कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ कम हो, लेकिन हमारा जो ध्यान होना चाहिए हमारे रूरल डेवलपमेंट पर ज़्यादा होना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट द सोशलिस्ट व्यू ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया अंडर स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल एंड लीडरशिप। यहाँ पे बोला गया कि हमारा एक सोशलिस्ट व्यू होना चाहिए, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वो समाजवादी व्यवस्था जैसी होनी चाहिए। हमें यहाँ पे इंडस्ट्री जो होगी उसका कंट्रोल स्टेट के पास होगा, प्लस हमारा रूलिंग करने का कंट्रोल भी स्टेट के पास ही होगा, स्टेट ही लीड करेगी, यानी कि स्टेट ही बिजनेस भी करेगी और स्टेट ही रूल भी करेगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एज अ रिजल्ट ऑफ अ आइडियोलॉजिकल डिबेट इवॉल्व्ड अ बेसिक मिनिमल consensus
ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बेसिक रिजल्ट निकला, मतलब लोगों ने डिसाइड किया फाइनली कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मतलब वो तो बहुत डिबेटेबल चीज़ें थी, लेकिन अब कुछ बेसिक पॉइंट्स निकल कर आए हैं, जैसे कि फर्स्ट, देयर कुड बी नो डेवलपमेंट विदाउट पॉलिटिकल फ्रीडम। हमारे यहाँ हम अपना बिल्कुल विकास नहीं कर सकते अगर हमारे पास हमारी राजनीतिक आज़ादी नहीं होगी। तो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द स्टेट कंट्रोल वॉज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी। स्टेट को इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल, हमारी इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है। बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी नेशनलाइज्ड। उनका मानना था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नेशनलाइज्ड होने चाहिए, उस पर सभी का हक होना चाहिए, कोई भी उसका अकेला फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वॉज ऑल्सो एन ओवरव्यू ब्लेमिंग ओपिनियन दैट जमींदारी एंड अदर इंटरमीडिएटरी राइट्स इन एग्रीकल्चर लैंड शुड बी अबॉलिश्ड। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट और उठाया था, वो ये था कि जो अगर हमें हमारी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है तो हमें ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना होगा, और ज़मींदारी सिस्टम जैसी और भी जितनी भी इंटरमीडिएटरी चीज़ें हैं उन्हें भी ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा पीजेंट्स का, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसे रोका जा सके और हम अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, these basic consensus was reflected in the Congress manifesto in provincial election in January 1946। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मतलब जो इन्होंने वादे किए थे, ये चीज़ हमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मिलते हैं, जो उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन 1946 के लिए उन्होंने अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया था। तो उसमें अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, इसमें वो सारे ये वादे करते हैं। नेक्स्ट, बट द 1946 इलेक्शन वॉज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्वालिफिकेशन। लेकिन 1946 का जो इलेक्शन था वो कुछ डिमांड के साथ वो हुआ था, जिसमें थी प्रॉपर्टी और क्वालिफिकेशन। सिर्फ वही लोग उसमें वोट कर सकते हैं और खड़े हो सकते हैं जो कि पढ़े लिखे होंगे और जिनके पास संपत्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट, 15% ऑफ द पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड एंड 85% पीपल वर पीपल एंड लैंडलेस। ओनली 50% पॉपुलेशन थी जो ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाई, क्योंकि जो 85% लोग थे वो या तो पुअर थे, यानी गरीब थे, और लैंडलेस थे, उनके पास ज़मीनें भी नहीं थी और वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसीलिए वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कांग्रेस वॉन द इलेक्शन इन ऑल द नॉन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविनेंस। कांग्रेस ने ऑल नॉन मुस्लिम जो भी प्रोविनेंस थे उन सब में वो जीत गई थी, क्योंकि 1946 में आपको पता होगा कि पाकिस्तान की डिमांड के साथ ही उन लोगों के अपने प्रोविनेंस हो गए थे, और जिसके कारण मुस्लिम वोट बैंक थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गया था, प्लस वो सिर्फ उन्हीं को वोट दे सकते थे, मुस्लिमों को ही। और साथ में पाकिस्तान के डिमांड के चक्कर में ही कांग्रेस मुस्लिम एरियाज़ में ज़्यादा जीत नहीं पाई। नाउ वी नो दैट मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस वाज मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सोशल सर्विस एंड पब्लिक यूटिलिटीज। तो यहाँ पे बताया कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो थे मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ को लाएंगे, मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, एग्रीकल्चर को अच्छा बनाएंगे, सोशल सर्विसेज को अच्छा बनाएंगे, पब्लिक यूटिलिटीज़ को हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मैनिफेस्टो नीड प्लानिंग। इन जो हम ये मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए उसको स्टेब्लिश करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो देखिए, प्लानिंग वॉज बेस्ड ऑन द स्टेट मस्ट ऑन और कंट्रोल की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, मिनरल रिसोर्सेज, रेलवेज, वाटरवेज, शिपिंग एंड अदर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि स्टेट को इन चीज़ों को या तो अपनाना चाहिए या फिर इन पर कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ है और उनके सर्विसेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, रेलवेज, वाटरवेज, शिपिंग्स और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, इनका कंट्रोल स्टेट के हाथ में होना चाहिए। करेंसी एंड एक्सचेंज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मस्ट बी रेगुलेटेड इन नेशनल इंटरेस्ट। इन सबको नेशनल इंटरेस्ट में ही रेगुलेट करना चाहिए और इनके लिए एक सिंगल पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि कोई भी स्टेट या कोई भी इंडिविजुअल कंपनी, इंडस्ट्री, व्हाटएवर इन फ्यूचर ये चीज़ क्लेम ना कर सके कि हमारे साथ नुकसान हुआ है और हम चाहे इस स्टेट से हैं, इस जगह से हैं या किसी भी चीज़ से हैं और हमें इस कारण से नुकसान या फ़ायदा पहुंच रहा है, इसलिए वो इसे नेशनलाइज्ड करवाना चाहते थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द फाउंडेशन ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म इन इंडिया वाज स्टार्टेड। इंडिया में उसके बाद स्टेट कैपिटलिज्म शुरू हो चुका था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि हमें समाजवाद की ज़रूरत थी, लेकिन हमें समाजवाद के साथ भारत को बढ़ाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटलिज्म की भी उतनी ही ज़रूरत थी। इसलिए जो इंडिया का जो सिस्टम है वो स्टेट कैपिटलिज्म के नाम से हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, सेकंड पॉइंट बोलता है स्टेट कैपिटलिज्म मीन्स द सोशलिज्म, द रोल ऑफ स्टेट इज़ मोर इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा जो सिस्टम था वो अपने नेचर में तो कैपिटलिस्ट था, लेकिन अपने बिहेवियर में सोशलिस्ट था, इसलिए हम इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी भी जानते हैं।
इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इसलिए काफ़ी डिफरेंट है बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी से, क्योंकि या तो वो कम्युनिस्ट है, या तो वो सोशलिस्ट है, या तो वो कैपिटलिस्ट है। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अपने नेचर में तो एक कैपिटलिस्ट है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, उनको छूट दी जाती है बहुत अच्छी। लेकिन वो अपने बिहेवियर में सोशलिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को, लोकल पीपल को काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है, उनके फ़ायदे को पहले रखा जाता है। ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। और ये हमें गांधी के थॉट्स, हमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म सबका मिक्स थॉट्स हमें हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट, अब हमारी एक्सरसाइज है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। ए, वॉज देयर एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ द अर्ली नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि जो अर्ली नेशनल मूवमेंट हुए थे उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या था, क्या वो उस समय मौजूद था भी या नहीं, हमें वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गांधीज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमें ये बताना है कि गांधी का जो इकोनॉमिक आइडिया था उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए। तो जैसे आपको पता ही है कि वो चरखा को प्रमोट करते थे, वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को, वो जितने भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थे उनको प्रमोट करते। तो ये चीज़ हमारे नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा देती थी, क्योंकि लोग इनसे खुद को बहुत आसानी से जोड़ पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ सोशलिस्ट थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमें बताना है कि भारत में सोशलिस्ट थिंकिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ और वो कैसे हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसमें उसने हेल्प की है, या फिर उसका इम्पैक्ट उस मूवमेंट पे देखने को मिला है। तो हमें इसमें एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू की डिबेट के बारे में लिखना है। एम एन रॉय के जो पब्लिक प्लानिंग वो करते हैं उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इकोनॉमिक थिंकिंग इन इंडिया नेशनल मूवमेंट क्रिस्टलाइज एट द एंड। हमें जानना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसमें जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी बनी तो वो कैसे बनी और कैसे हमें नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा मिला, और साथ में उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा है। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझानी है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर अस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।